Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. देखो क्या दिया हुआ है इसमें, एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, बिल्डिंग हो गई। ये ग्राउंड होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा। तो बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है तुम्हें कितनी, 1.5 मीटर। तो ये मैं बोल दूंगा कि भाई लेट ए बी अ बॉय एंड पी क्यू कुछ भी लेना है ना, बी अ बिल्डिंग, इस तरीके से। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है ये, और बिल्डिंग जो है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और ये जो बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, बिल्डिंग है, तो डिस्टेंस ये हाइट हो गई 30 मीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, जब ये कुछ डिस्टेंस वॉक करता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस ये बिल्डिंग की तरफ आया है वो हमें पता करना है। तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया, देखो है वही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो पर्सन ए बी है ये पहले यहाँ पे था, ठीक है, इस जगह पे ये कुछ डिस्टेंस चल के आगे आ गया, तो मैंने मान लिया कि भाई ये सपोज करें यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी जो नई पोजीशन है वो क्या है, सी डी, ये हमने मान लिया। तो हुआ क्या है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, और होगा भी, देखो तुम खुद सोचो, ऐसे कोई सामने बिल्डिंग है और तुम दूर से देख रहे हो, तुम उसको ऐसे देखोगे, ठीक है। जब तुम पास चले गए तो तुम ऐसे देखोगे, क्लियर है। यानी बिल्डिंग के जितना ज्यादा पास होते रहोगे तुम अपने उसको ऊपर की साइड में तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनेगा, यानी कि तुम्हें अपना सर ज्यादा इस तरीके से उठाना पड़ेगा। तो होगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा जब भी तुम अपनी पोजीशन को चेंज करोगे। तो कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है, वो जो बॉय है, उसकी आई से यहीं पे होंगी, तो है ना, ऊपर की साइड। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था बिल्डिंग पे तो कुछ बन रहा था, फिर वो थोड़ा आगे जब गया डिस्टेंस चला बिल्डिंग की साइड तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। कितना बोल रहे हैं कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हुआ, पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल की बात करें, एंगल बढ़ गया ना, 30 से 60 हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ। तुम्हें क्या बताना है, कितना डिस्टेंस वो चला। तो बी पे था, बी से कितने पे आ गया वो, डी पे। तो मैं कह रहा हूँ एक्स डिस्टेंस वो चला हुआ, ठीक है, कितना, एक्स। अब एक चीज बताना, देखो यहीं पे हम समझ लेते हैं, आगे काम आएगी। मैं कह रहा हूँ ये 3 पॉइंट है, ए बी सी, ये यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, और ये एक एंगल ले लिया मैंने थीटा, ठीक है। चलो तो काम है, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पर्सन था, सी बी और ए पे 3 पर्सन है, और ये कुछ टावर वगैरह बिल्डिंग, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एक से बन रहा है 45 डिग्री, दूसरे से बन रहा है 60 डिग्री, और तीसरे से बन रहा है 30 डिग्री। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पे सी से, ए से और बी से, इनमें से कौन सा एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, बता पाओगे? यस सर। हाँ बताओ फिर, दो आंसर दो भाई, कितना होगा। मैं बोलूं अल्फा, अल्फा कितना होगा एंगल? 60 40 तो है ही नहीं इसमें सर, 30 30। अच्छा 30, ठीक है। चलो और कोई बताओ, बीटा पे कितना होगा? सर 45 सर, 45 होगा। और अल्फा पे कितना होगा? सर 30 डिग्री सर, 30 डिग्री होगा। अल्फा 30, बीटा 45, थीटा सर 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ ने तो बता दिया, कुछ को अभी भी हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो कि भाई ये लोग कैसे बता रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसको समझते हैं जिसको नहीं आया। क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम खड़े हो गए ना इस जगह पे, ये तुम
तुम अगर इस रास्ते से आओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा स्टीप है, ठीक है, स्लोप यहाँ पे ज्यादा है। इससे आओगे तो कम हो गया, इससे आओगे तो आराम से तुम नीचे उतर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा चांसेस है तुम ज्यादा कि तुम नीचे एकदम डायरेक्ट स्लिप भी हो सकते हो, यहाँ से गिर सकते हो। तो होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये एंगल क्या है 90, एंगल क्या है 90। अगर मैं यहाँ से कुछ एंगल बना रहा हूँ ना तो ऑलमोस्ट कितना होगा 80 के आसपास होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ 90 होगा, और इस तरीके से मैं जितना दूर जा रहा हूँ एंगल उतना ही कम होता जा रहा होगा। समझ रहे हो, मान लो एंगल कितना होगा, ये मान लो 20 डिग्री होगा। तो होता क्या है, ध्यान रखना, जितना ज्यादा एंगल में स्लोप है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट जितना ज्यादा खड़ा है, ऐसे में तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है, उतना ही एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों एंगल में तुमसे बात करूं तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कैसी है, ज्यादा स्लोप है, ठीक है, एकदम से खड़ी हुई है, तो ये एंगल इनमें सबसे बड़ा होगा, यानी ये 60 डिग्री, ये 45, और यहाँ पे देखो सबसे कम है स्लोप, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे होंगे तो आराम से उतर सकते हो, गिरोगे नहीं, एकदम से लुढ़कोगे नहीं। तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है, जितना ज्यादा स्लोप होगा वो उतना बड़ा एंगल होगा। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और तुमसे पूछूं कि भाई ये यहाँ पे अब 2 ही एंगल बचे हैं, जिसे तुम पहले 45 कह रहे थे, मैंने कहा आप बताओ, तो 30 कौन सा है, 60 कौन सा है? सर बीटा 30 है। बीटा 30 है और थीटा 60 डिग्री है। क्लियर है? मेजर, इसको मेजर करने मत बैठ जाना, हो सकता है कुछ और निकले, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बना दिया। हम सिर्फ सीख रहे हैं कि डायग्राम में कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से में ध्यान आ जाएगा कि एंगल जितना ज्यादा लाइन ऑफ साइट, जितना ज्यादा लाइन ऑफ साइट में स्लोप होगा, खड़ा होगा, ठीक है, उतना ही वो एंगल भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2 एंगल है, एक तो लैंग्वेज में साफ समझ आ रहा है कि जैसे ही वो वॉक कर रहा है, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग देन द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो लैंग्वेज में भी समझ आ रहा है, जब वो वॉक कर रहा है बिल्डिंग की तरफ तो एंगल इंक्रीज हो रहा है 30 से 60। अब मानो किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही है बात, तो वो कैसे समझेगा, वो ये देखेगा कि भाई यहाँ पे स्लोप ज्यादा कहाँ पे, वो यहाँ पे खड़ा है तो वो ज्यादा लुढ़केगा किससे, गिरेगा किससे, तो जिसपे से वो गिर जाएगा वो समझना वो बड़ा एंगल, अपने आप में ऐसे इसको समझोगे तुम। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब इसमें हमें लिखना होता है लेट वगैरह करके, तो मैं लिख रहा हूँ लेट ए बी बी अ बॉय, ठीक है, लेट ए बी बी अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, and he walks x मीटर लेते हैं क्योंकि बिल्डिंग का डिस्टेंस मीटर में दिया है तो सब कुछ मीटर में चलेगा। एज ही वॉक्स x मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग, his new position is CD। तो इसकी न्यू पोजीशन क्या हो गई CD। Let PQ be a building। तो ये 2-3 लाइन तुम्हें लिखनी होती है, जो भी डायग्राम में बनाया बस उसको लिख दो। अब अगर ये x है तो ये बताना क्या ये भी x होगा? बिल्कुल होगा। यस सर। ये भी क्या होगा x ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मुझे या तो BD मानो निकालना है या मानो AC निकालना है। अच्छा, एंगल जो बनता है वो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बनाया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में होता है। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब क्या करें, अब तुम्हें ध्यान देना है कि इसको भी कुछ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं E। तुम्हें क्या करना है, एक बार ये ट्रायंगल पकड़ना है जहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरी बार कौन सा ट्रायंगल हो गया, हाँ, यहाँ पे क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो ध्यान रखना ट्रायंगल होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री में तुम कौन सा लोगे, PCE। 30 में ये मत लेके बैठ जाना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का है, तो 30 के लिए पूरा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ रहे हो, 30 के लिए ये वाला एंगल मत लेना, ये वाला ट्रायंगल मत लेना, ट्रायंगल आएगा ये वाला पूरा। तो एक बार एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री वाला ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात और समझते हैं, ये कितना होगा EQ, बता सकते हो?
So 1.5 meter. ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि हाइट जितनी बॉय की है उसी हिसाब से ये भी कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा। अब तुम कहोगे बॉय तो यहाँ पे वहां थोड़ी गया हुआ है, तो इसमें क्या होता है देखो इस चैप्टर में यहाँ पे मानते हैं जैसे बिल्डिंग के ग्राउंड से तो 90 डिग्री बना रही होगी, तो ये 90 है, ये 90 है, समझ रहे हो, तो दो एंगल 90 है, ये इसके अपोजिट भी 90 होगा, इसके अपोजिट भी, तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, कहीं कहीं पे स्क्वायर बन रहा होगा, तो रेक्टेंगल है तो जितना ही है उतना ही होगा। अब ट्राइंगल में ये पूरी साइड थोड़ी आ रही है पी क्यू जो हम लेंगे, ट्राइंगल तो मैं ये लेना है पी सी ई, तो मुझे पीई चाहिए, क्या चाहिए पीई, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा, इसको फाइंड करूंगा, तो पीई कितना होगा, तो तुम कहोगे पीई जो है वो होगा ये पूरे में से इतना माइनस कर दो, यानी कि पी क्यू माइनस पी क्यू, तो जो पीई है उसकी वैल्यू निकल जाएगी देखो, तो 30 माइनस 1.5 यानी पीई इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, पीई इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, तो ये आ गया। अब लेते हैं ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पीईसी, पीईसी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मेरे पास ये चाहिए मुझे सीई, ठीक है, ये फाइंड कर रहा हूँ सीई, और क्या है मेरे पास पी है, यानी परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में दोनों आ रहे होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो चाहो तो तुम कोड भी लगा सकते हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, तो मैं लूंगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो गया पीई और बेस क्या हो गया सीई, tan 60 की वैल्यू √3, पीई है 28.5 अपॉन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो सी को इधर भेजो और अंडर रूट को अपॉन में लियो, तो सी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में √3, मैं बताया अपॉन में √3 तो छोड़ेंगे नहीं, रेशनलाइज करेंगे, तो फिर सी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, ये लिख लो यहाँ तक। ये मैं हटा दूंगा इसे, तो देखो सीई कितना हो जाएगा, सीई हो जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये चलने दो, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, चाहो तो यहाँ पे कर देते हैं वरना बाद में करेंगे लास्ट में। चाहो तो यहीं पे कर लेते हैं, देखो तो सी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.5 √3, अब क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल पीईए, पीईए, तो यहाँ पे तुम क्या लोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा इस बार, परपेंडिकुलर पीई होगा और बेस क्या होगा, देखो बेस होगा एई, ये देख के बताओ समझ आएगा यशवंत। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, पीई, पीई तो हमारे पास है, बोला देखो 28.5, पहले भी यही लिया था हमने, परपेंडिकुलर एई, अब तुम एई पे ध्यान दोगे तो एई है देखो AC प्लस सीई, ए की वैल्यू क्या है AC प्लस सीई, तो यहाँ पे देखो वैल्यू डाल देंगे, उधर क्या चल रहा है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, या फिर सीधा एक काम लेते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इधर आ जाएगा ये AC प्लस सीई, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 28.5 √3,
AC की वैल्यू कितनी है AC, तो तुम कहोगे AC x है जो भी फाइंड करना। तो C की वैल्यू भी निकाली हमने 9.5 9.5 is equals to 28.5 root 3। इसको उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5 माइनस 9.5, तो यहाँ पे रूट 3 रहेगा, इसको लिख दो। ये 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रूट 3। इसके बाद क्या लिखोगे, hence distance walked by the boy is 90 रूट 3 मीटर। अगर वहाँ पे रूट 3 की वैल्यू दी है तुम्हें, तो वहाँ पे फिर रूट 3 की वैल्यू रख के 19 से मल्टीप्लाई करा के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। समझते हैं, एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, कितना 20 मीटर, पहले बिल्डिंग मान लीजिए ये होगी ए बी, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट मान लिया पी। अब इस पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे देखो, दोबारा से पढ़ते हैं, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो जो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे और टॉप पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो ये मान लिया हमने इसको पॉइंट क्यू, तो ये तो हो गया तुम्हारा टावर और ये हो गई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, तो टावर हो गया क्यू ए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां पे कितना 45 डिग्री बॉटम पे और 60 डिग्री टॉप पे, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो दो एंगल है, देखो, एक 45 और दूसरा 60। किसी को नहीं समझ आ रहा, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है कि भाई कौन सा 45 होगा कौन सा 60 होगा, तो वो इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखो ज्यादा स्लोप है, यहाँ पे कम, यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो एकदम से गिर सकते हो, यहाँ पे कम है, तो तुम कहोगे ये वाला जो एंगल है ना, ये कम होगा, 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री। बाकी उन्होंने साथ साथ बोला हुआ है 45 है बॉटम ऑफ द टावर, तो टावर यहाँ पे लगा है, तो टावर का बॉटम हो गया, टावर का टॉप क्या हो गया क्यू। तो जैसे तुम्हें समझ आए वैसे समझ सकते हैं। हाइट निकालनी है, क्या कहता है, हाइट निकालनी है टावर। तो यहाँ पे लिखता है लेट ए बी अ बिल्डिंग एंड ए क्यू बी अ ट्रांसमिशन टावर। तो मैं यहाँ पे टावर की हाइट निकाल, मैंने मान के चल रहा हूँ एच है, बार बार ए क्यू लिखने की बजाय एच लिखते हैं, वो ज्यादा ठीक है। तो कितना हो गया एच। अब लगाते हैं इन ट्राइंगल, ये 90 होगा यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी। अब देखो हमारे पास क्या है, तो तुम कहोगे हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है,
क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्या मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए एपी? No, sir. नहीं चाहिए ना। और क्या मुझे पीबी चाहिए? पीबी बेस चाहिए। तो देखो बेस भी नहीं चाहिए, तो फिर इस ट्राइंगल में हम क्या निकालें? उन्होंने तो टावर पूछा, ये रहा टावर। अब मैंने तुम्हें बोला था जब भी तुम लोगे तो राइट एंगल ही लोगे, यानी कि जो 60 है वो तुम ये पूरा ट्राइंगल लोगे 60 के लिए। तो बाद में 60 डिग्री लगाओगे तो पूरा ट्राइंगल लोगे, क्यू बी पी, ये ट्राइंगल लोगे। तो इसमें बेस ये आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में सेम सेम बेस है। तो एक काम करते हैं, बेस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम ले रहे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को निकालना अभी समझाऊंगा। तो tan थीटा की जगह क्या आ गया 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और बेस क्या है ई बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB है 20 और PB हमें नहीं पता क्योंकि बेस। ठीक है, PB को इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा इसकी, तो PB कितना आ गया देखो, PB इज इक्वल टू 20 मीटर। PB इज इक्वल टू 20 मीटर। तो एक चीज यहाँ से और समझ आ रही है हमें, क्या? जब भी किसी ट्राइंगल में 45 डिग्री लगे तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है हमेशा। मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है उसमें 45 डिग्री है, ठीक है, उसका बेस है 30 मीटर, तो परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा? बेस 30 मीटर है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? ट्राइंगल में एंगल है 45 डिग्री, कितना होगा? 30 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे भी ट्राइंगल में 45 डिग्री आ जाएगा ये, तो अगर ये x है तो फिर बेस भी x होगा। बेस x है तो परपेंडिकुलर भी x होगा। कहाँ पे काम आएगा ये? एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये 20 है तो ये 20 है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे करना ही करना पड़ेगा। ये क्यों लिया? पीवी क्यों निकाला? क्योंकि हमने बात करी थी कि जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम क्या कहते हैं, एक नॉन वैल्यू लेके चलते हैं जो हमें मालूम है और दूसरी अननोन निकालते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं इसमें, तो मुझे इस ट्राइंगल में सिर्फ ये पता है, पूरी साइड पता होनी चाहिए। ये तो नहीं पता, फिर परपेंडिकुलर पूरा पता है क्या? नहीं, वो तो फाइंड ही करना है यहाँ पे एच की वैल्यू। तो ना तो मुझे ये पता, ना मुझे हाइपोटेन्यूज पता, तो क्या करा हमने? बेस इसलिए निकाल लिया इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें 45 डिग्री बन रहा है। तो बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, यानी अगेन tan थीटा लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, राइट ट्राइंगल QBP, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर क्या है इसकी, QB, और बेस क्या है भाई? PB। ठीक है, ये बेस हो गया PB। tan 60 होता है QB क्या है, तो लिखोगे तुम h प्लस 20। QB अगर तुम देखोगे तो कितना मिल रहा है? h प्लस 20 मीटर। तो लिख दिया हमने। PB की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लीजिए, अमाउंट में कितना आ गया 20। इस 20 को दरवाजे हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। वैल्यू किसकी निकाल दिया हमने? सर h की। Sir, तो h H. को अकेला रहना पड़ेगा, यानी जो प्लस 20 है उसको भी उधर भेज दो, तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -2। ठीक है, इसमें से 20 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 20 यहाँ बचेगा √3 -1। तो ये h की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, वरना देखो हम क्या भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू डालते हैं, जितनी होती है 1.732 माइनस, ये हो गया 1.732 से 1 चला गया, तो 0.732 तो बचेगा। यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 0.732। ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा होगा वो लिख देना। बुक में लास्ट में देखना, शायद यहाँ पे आंसर उन्होंने छोड़ा होगा इतने मीटर। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। h कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.73, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर 14.64। ठीक है, तो हम लिख लेंगे
hence height of tower is 14.61 meters. विनोद बताओ भाई, समझ आया? अक्षत, क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लो, इम्पोर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है वैसे। हो गया ना, लिख लिया? कुछ ऐसी ही फिगर बनेगी इसमें, अभी देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल क्या होता है? स्टैचू देखा किसी का? सर जिस पे स्टैचू खड़ा रहता है, जिस पे स्टैचू खड़ा रहता है उसको बोलते हैं पेडेस्टल। कभी भी तुमने स्टैचू देखा होगा इधर महात्मा गांधी का है कि नहीं, काफी है ना, तो उस पे क्या होता है, उसको स्टैचू को अगर एक ग्राउंड है तो यहाँ पे थोड़ी बना देते हैं इस तरीके से स्टैचू, नहीं ना, स्टैचू के नीचे एक बेस होता है, उस बेस पे स्टैचू को खड़ा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि एक पेडेस्टल है और स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर, यानी ये एक क्यू जो है कितना हो गया, 1.6 मीटर होगा। पेडेस्टल दिया हुआ नहीं दिया हुआ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पे टॉप पे जो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टैचू पे, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल का टॉप ए होगा, या मैं बोल सकता हूँ बॉटम ऑफ स्टैचू भी दे सकते थे, तो वहां पे बन रहा है 45 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं तुम्हें, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस बार ये हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल तुम्हारा बन रहा है इसमें कुछ भी नहीं दिया, ना बेस दिया ना ये पेडेस्टल दिया, कोई नहीं, लिख लेना, ठीक है। लेट लिख लोगे, ए बी बी पेडेस्टल एंड ए क्यू बी स्टैचू। So in right triangle ABQ, तो देखो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों ले रहे हैं tan थीटा ही, क्योंकि मुझे बेस चाहिए, उस वाले ट्राइंगल में भी बेस आएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, PB। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan 45 होता है 1, AB कितना है H, और ये PB की वैल्यू निकालनी, तो पी उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कितना आ गया, h मीटर, कितना आ गया, h मीटर। तो देखो जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस, जब 45 डिग्री होता है, कोई नहीं h ही यूज करेंगे। इन राइट ट्राइंगल QBP, राइट ट्राइंगल QBP की बात करें तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा पूरा का पूरा QB, और ये बेस क्या हो जाएगा, PB। तो थीटा की जगह क्या चल रहा है, tan 60 डिग्री। QB की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे QB की वैल्यू ये है 1.6, तो यहाँ पे और h ही है, तो यहाँ पे लिखो 1.6 प्लस h, और PB कितना है, ये रहा PB, तो बोल में क्या लिख दिया तुमने, h। यहाँ पे डाउट है यशवंत, यस सर। आ रहा है समझ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है?
No, sir. राइट 1060 की वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। क्या करें h की मल्टीप्लाई करा लो तो कुछ में समझ नहीं आ रहा, तो कितना हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अच्छा वैल्यू निकालनी है h की, h तो दिखना पड़ा राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो एक जगह ले आते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ इसको उठा के इधर लिया तो √3h माइनस h 1.6। अब यहाँ से क्या करोगे h कॉमन ले लो जो बन जाएगा √3 माइनस इसको उधर भेजोगे फोन में, ऐसे उठा रहा हूँ इसको इधर लिख h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस, इसको रेशनलाइज करो 1.6 कैसे करते हैं रेशनलाइज, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 से करोगे न्यूमरेटर ये क्या बन गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से h देखो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई में √3 प्लस और अपॉन में कितना आ गया √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो h इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस और अपॉन में आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2, ये तो डिवाइड हो जाएगा ना इससे, तो इसको मैंने कर दूं तो आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, आंसर आ गया। क्या लिखोगे एंड में, हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस, वहाँ पे अगर वैल्यू देते हैं √3 प्लस 1 की डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो एंड में लिख देना हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज दिस।